हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी जो हैं अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। हमने अपनी हिंदी की क्लास में जो है अपनी फर्स्ट पोयम आत्म परिचय, जिसके कवि हैं श्री हरिवंश राय बच्चन जी, वो हमने व्याख्या कंप्लीट कर ली है। आज हम शुरू कर रहे हैं उसी पोयम के क्वेश्चन आंसर में जो हमारा इस पोयम का सेकंड पार्ट है, एक गीत, वो हमने स्टार्टिंग में पूरा कर लिया था जब हमने आत्म परिचय को छोड़ दिया था। एक गीत की हमारी व्याख्या पहले से हो रखी है। अब हम शुरू करने वाले हैं अपनी जो अभ्यास के क्वेश्चन आंसर हैं, आज हम उनकी शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कविता एक और जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है। आपने अपनी पोयम में पढ़ा है ना कि कवि जो है इस जीवन को, इस संसार को जो है एक बोझ के समान समझता है, और दूसरी ओर वो क्या कहता है कि मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। और कवि क्या कहता है कि मैं हमेशा जो है अपने जीवन में सुख दुख, चाहे जैसी भी अवस्था रहे मेरे जीवन में, मैं हर अवस्था में अपने आप में ही मस्त रहता हूँ, मैं किसी का भी ध्यान नहीं करता हूँ। ऐसे विपरीत लगने वाले कथनों का क्या अभिप्राय है? दोनों ही बात जो है एक दूसरे के अपोजिट कही है कवि ने। एक तरफ वो भार के समान लेकर अपना जीवन जी रहा है, दूसरा वो ये कहता है कि मैं जो है अपने आप में ही मस्त रहता हूँ। तो देखिए हमारा आंसर क्या कहता है, कविता एक और जो है जगजीवन का भार लिए घूमने की बात करती है, और दूसरी ओर जो है मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। दोनों ही बातें जो हैं एक दूसरे के विपरीत प्रतीत आती हैं। इन कथनों का अभिप्राय यह है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। आप सभी समाज में रहते हो, और समाज में जितने भी हमारे रिश्ते नाते हैं, जो खट्टे मीठे अनुभव हैं, उन्हीं के साथ जो है हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं। मनुष्य के जीवन में जो है सुख दुख दोनों ही आते रहते हैं। हमें हर परिस्थिति का जो है डटकर सामना करना होता है। दुनिया जो है हमें बुरा भी कहती है, अच्छा भी कहती है। सभी जो है हमारे लिए, जो हमारे ऊपर कष्ट आते हैं, वो हमारे लिए क्या हैं, एक भार के समान हो जाते हैं। चाहकर भी मनुष्य जो है अपने इस जीवन से इन कष्टों को अलग नहीं कर सकता है। उसे इन कष्टों को, इन दुखों को जो है जीवन भर अपने साथ ढोना पड़ता है। जब तक उसकी सांसें चलती रहती है, वो इन सभी रिश्ते नातों के सहारे, कष्टों के सहारे जो है अपना जीवन व्यतीत करता है। लेकिन दूसरी ओर कवि जो कह रहा है कि इस जग को देखकर वो नहीं जीता है, क्योंकि यह जो संसार है वो क्या है, हृदयहीन है, स्वार्थी है। मानवता नाम की कोई भी चीज़ उसके अंदर नहीं है। वह केवल संसार के लोग जो है तरह तरह के ऐश्वर्य वैभव को जोड़कर जो है अपना जीवन व्यतीत करते हैं, परंतु जो कवि है वो अपनी मस्ती में मस्त रहता है। उसे किसी से भी कुछ भी लेना देना नहीं है। इसलिए कवि यह कहता है कि सामाजिक प्राणी होने के नाते तो जो है हमें इस संसार से अपने सभी संबंधों को निभाना पड़ता है, परंतु अगर हम इस संसार की तरफ ध्यान से देखें तो इस संसार में जो है हृदयहीन और स्वार्थी लोग रहते हैं, जिनसे हमें अपने आप को बचाकर और संभाल कर रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं पर नादान भी होते हैं, ऐसा क्यों कहा गया है? ये मैंने आपको व्याख्या करते हुए भी समझाया था, और देखिए यहाँ पर अब आपके सामने यह है, प्रश्न के तरह भी आ गया है, तो इसका मतलब ये इम्पोर्टेंट है। जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं पर नादान भी होते हैं। इसका अर्थ क्या है कि जहाँ अक्लमंद और समझदार लोग रहते हैं वहीं पर नासमझ और मूर्ख लोग भी रहते हैं। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि यह नश्वर संसार है। सभी को पता है कि संसार में कोई भी अमर नहीं है, एक ना एक दिन जो है सभी को नष्ट हो जाना है, जिसमें तरह तरह के प्राणी, जीव जंतु, पदार्थ शामिल हैं। इस संसार में जो है अनेक तत्वों का, अनेक वस्तुओं को शामिल किया गया है। यहाँ की प्रकृति और यहाँ रहने वाले लोगों का जो स्वभाव है वो अलग अलग है। इसलिए जहाँ से सुख दुख, नर नारी,
नारी, सजीव निर्जीव, अच्छा बुरा, मूर्ख विद्वान का, जो सभी लोगों का यहाँ एक अनोखा संगम देखने को मिलता है। यहाँ सुख है तो दुख भी है, नर है तो नारी भी है, अच्छाई है तो बुराई भी है, कोई छोटा है तो कोई बड़ा है। इस प्रकार एक दूसरे के अच्छे बुरे, एक दूसरे के विपरीत होते हुए भी यहाँ लोगों में जो है अटूट संबंध पाया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जहाँ पर बुद्धिमान रहते हैं वहीं पर मूर्ख लोग भी वास करते हैं, क्योंकि दोनों ही जो है एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों ही एक दूसरे की सहायता करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? मैं और जग, और कहाँ का नाता। आप देखिए, और जो शब्द है वो 3 बार आया है। इस पंक्ति में शब्द की विशेषता बताइए। यहाँ कवि क्या कह रहा है? मैं और जग, और कहाँ का नाता में जो है और शब्द कवि जो है कवि और संसार के संबंधों में एक अलगाव पैदा करता है, उन्हें एक दूसरे से अलग करता है। यह कवि की प्रकृति और प्रवृत्ति यानी कि जैसा कवि का स्वभाव है, संसार की प्रकृति यानी कि जो संसार के लोगों का स्वभाव है उनके बीच भेदभाव का ज्ञान कराता है, और साथ ही साथ जो संसार में संवेदनहीनता है, हृदय विहीन लोग रहते हैं, उन लोगों से हमारा सामना करवाता है। अगला प्रश्न है हमारा, शीतलवाणी में आग होने से क्या अभिप्राय है? ये भी आपकी पोयम की ही लाइन है। शीतलवाणी में आग होने से अभिप्राय यह है कि जो कवि की वाणी है वो ठंडी है, परंतु उसमें वियोग की आग अभी भी शामिल है। वो वियोग की अग्नि अपनी वाणी के अंदर अभी भी जलाकर रखता है। यहाँ जो आग से अभिप्राय है वो आग कोई आग रियलिटी की आग नहीं है कि आप देखोगे कि कवि जल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ कवि की आग से मतलब है जो उसकी वियोग की आंतरिक पीड़ा है, जो उसके हृदय में हर समय जलती रहती है, उस पीड़ा से यहाँ आग का मतलब है। कवि जो है अपनी प्रेमिका के वियोग में अभी भी उसकी विरह की वेदना में उससे अलग होने का जो उसका दुख है वो अपने हृदय में दबा कर रखे हुए है, और जब उसे अपनी प्रियतमा की, अपनी प्रेमिका की याद आती है तो वो जो आग है वो कवि की कविताओं के रूप में, शब्दों के रूप में जो है वो बाहर निकलती है। यहाँ तक कि कवि की जो संवेदनाओं का भाव है वो क्या है? शीतल है। वहीं जो राग है, क्रोध है, वो उसके अंदर अग्नि का भाव निहित है। यहाँ वियोग जो है उसके हृदय में निरंतर जलता रहता है, और उस वियोग में वो जल कर जो है अपने हृदय में आग पैदा कर लेता है। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि शीतलवाणी में आग शामिल है। अगला प्रश्न क्या है जो कि एक गीत कविता के हैं? बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे? आपने पढ़ा था ना, दिन जल्दी जल्दी ढलता है अपनी कविता में, कि बच्चे जो हैं अपने माता पिता की आशा में जो है नीड़ों से झांक रहे हैं, क्योंकि वो अपने माता पिता का इंतज़ार कर रहे हैं। अपने माता पिता से बिछड़े हुए जो है उन्हें काफ़ी समय हो चुका है, और अब वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो जो है अपने घोंसले में वापस आएंगे, और उनकी माँ जो है बड़ा उनका लाड़ प्यार करेगी, कब वो उनकी भूख शांत करेगी। तो ऐसी आशाओं के साथ जो है बच्चे नीड़ों से यानी के घोंसलों से झांक रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति में कविता की किस विशेषता का पता चलता है? दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति में जो है कविता की इस विशेषता का पता चलता है कि समय जो है वो निरंतर परिवर्तनशील है। समय जो है किसी के लिए भी स्थिर नहीं रहता है, वो निरंतर गति से जो है आगे बढ़ता रहता है। वह कभी भी नहीं रुकता है, किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करता है। समय जो है वो क्षणभंगुर है, एक ही समय में पानी के बुलबुले के समान जो है वो नष्ट हो जाता है।
कब जीवन समाप्त हो जाए इस बात का हमें पता नहीं चलता है। इसलिए मनुष्य को जो है शीघ्र अतिशीघ्र अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेना चाहिए। मनुष्य में यह विश्वास होना चाहिए कि वह कम से कम समय में जो है अपनी मंजिल को, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। इसको अगला जो हमारा प्रश्न है वो आपका परीक्षा उपयोगी प्रश्नों में से है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आपसे जो है 4 मार्क्स में पूछ भी लिया जाता है और इसमें से जो है आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी निकल जाते हैं। आत्म परिचय कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। एक बात आपको बता देती हूँ, आपसे मूल भाव पूछा जाए, उद्देश्य पूछा जाए या उसकी मूल संवेदना पूछी जाए, आपको एक ही आंसर देना है। तो श्री हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित जो कविता है आत्म परिचय वो कहाँ से ली गई है? बुध और नाचघर नामक काव्य संग्रह में संकलित है। यहाँ कवि ने जो है क्या चित्रण किया है कि मनुष्य द्वारा अपने आप को जाना, आत्मबोध करना और दुनिया को जानना जो है वो बहुत ही ज़्यादा कठिन कार्य है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और क्या है, समाज के साथ मनुष्य का खट्टा मीठा नाता है। यह संसार जो है बहुत स्वार्थी है, हृदयहीन है, फिर भी इस संसार में रहकर जो है मनुष्य को अनेक कष्ट पीड़ाओं को सहते हुए जो है अपने संबंधों को निभाना पड़ता है। जहाँ पर कवि अपना परिचय देता है वहीं संसार जो है द्विधात्मकता और द्वंद्वात्मकता संबंधों को, मतलब मनुष्य संसार के बीच और कवि के बीच जो है एक द्वंद्व की भावना पाई जाती है। उसी को साथ रखते हुए जो है कवि अपना जीवन व्यतीत करता है। यहाँ सुख दुख जो है हमें मनुष्य, कवि कहता है कि सुख दुख चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में जो है हमें समान रूप से अपने आप को शांत रखते हुए अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए।